हेलो गाइस, वेलकम टू अभिनव फिजिक्स। एंड ये दूसरा सेशन है हमारे प्रैक्टिस सेशन का, और जो हमने अभी शुरू किया था प्रैक्टिस के लिए, जो हम अभी प्रोग्राम लेके आए हैं। एंड अभी क्योंकि आपका केमिस्ट्री का एग्जाम हो गया है, तो इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में एक दूसरा क्वेश्चन है, हम रे ऑप्टिक्स कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही क्लियर बता दे चुका हूँ, दो क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके बेसिस पे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। हम तीसरा ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, द क्वेश्चन इज, मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। सो लेट्स कंटिन्यू। द क्वेश्चन इज, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म फ्रॉम एयर undergoes minimum deviation when angle of incidence is 3/4 of the angle of prism. Calculate the speed of light in prism. आपको स्पीड बतानी है लाइट की प्रिज्म के अंदर क्या स्पीड होगी। देखिए, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन को फर्दर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, ये हमारा प्रिज्म होता है, ठीक है, और इसका ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। ये इसका बेस होता है ABC, और आमतौर पे ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ये 60 डिग्री होता है। अगर ये हमारा इक्विलेटरल होगा तो ऑब्वियस सी बात है, बट ऐसा नहीं है कि सारे प्रिज्म 60 डिग्री के ही हो। ठीक है, बट हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म का यूज करते हैं, तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज ऑलवेज 60 डिग्री। अब मैं इस प्रिज्म के अगर बारे में बात करूं तो देखिए, मान के चलिए ये एक इंसिडेंट रे है, तो मैं यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I हो जाता है। और आपको पता है कि क्या होगा जब एक रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हमारा नॉर्मल है और इसकी तरफ ये बेंड हो जाएगी, और फिर ये ऐसे यहां फिर से दूसरा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो फिर अवे द नॉर्मल, क्योंकि अब ये डेंसर से रेयर में मूव करे। ये इंसिडेंट रे होती है, ये हमारी इमरजेंट रे होती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको I1 लिख रहा हूं मैं, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, इसको कई जगह आपको E लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह आपको I2 लिखा हुआ मिलेगा। और ये जो एंगल होता है ये होता है R1, और ये एंगल होता है हमारा R2, और यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूं O। ठीक है, ये हमारा हो गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसके अंदर हम काम करते हैं। देखिए क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग का यूज नहीं करना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये एयर ऊपर है, तो एयर में जो एंगल है वो देखिए, तो ये हो गया साइन I1 अपॉन साइन R1। ये नीचे है, ये ग्लास है, ग्लास के अंदर जो रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल है, आपको I और R का कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना है, आपको सिंपली ये याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आपको बस इतना याद रखना है। तो ये इज इक्वल टू क्या होता है, साइन वो एंगल जो पहले वाले मीडियम के अंदर है, जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, अपॉन वो मीडियम एंगल, उसका एंगल जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, साइन I अपॉन। अब देखिए होता क्या है, सिंस एंगल्स, ये जो एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं, तो साइन I ऑलमोस्ट बिकम्स इक्वल टू I1, और R बिकम्स इक्वल टू साइन R बिकम्स इक्वल टू साइन R1। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसके बारे में बता देता हूं, जो हमारा साइन और कोसाइन जो होते हैं ये एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। यहाँ पे जो एंगल होता है ये रेडियन में होता है, आपको ये भी याद रखना है। तो हमें ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये एंगल हम ऐसा मान के चलते हैं कि दीज एंगल्स आर वेरी मच स्मॉल। सो मैं ये लिख सकता हूं कि म्यू इज इक्वल टू I1 अपॉन R1, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल। अगर मैं इस इमरजेंट रे के लिए लिखूंगा तो इसके लिए म्यू इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, I2 अपॉन R2। बस अब यहां से निकल के आता है, तो I1 इज इक्वल टू होगा म्यू R1, और I2 इज इक्वल टू होगा म्यू R2। तो हमारे I1 और I2 हैव बीन अराइव्ड इन फॉर्म ऑफ म्यू एंड R, इनके फॉर्म में हमारे ये निकल के आ चुके हैं। अब देखिए, अब मैं इसमें एक छोटा सा
कॉन्सेप्ट आपको और समझाता हूं। देखिए ये रे, अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये रे ऐसे जाती, बट बिकॉज ऑफ टू टाइम रिफ्रैक्शन, एक रिफ्रैक्शन इस फेस पे हो रहा है और एक रिफ्रैक्शन इस फेस पे हो रहा है, ड्यू टू डबल रिफ्रैक्शन, ये जो रे है अपने पाथ से जो डेविएट हुई है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। आई विश कि आपको ये समझ आया होगा। तो अब हम बात करते हैं, तो इस एंगल को बुलाया जाता है डेल्टा, और इसकी अगर मैं बात करूं तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करके डेल्टा इज इक्वल टू जो आता है वो आता है हमारा म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एन इंसिडेंट रे, दैट इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये कैसे आता है मैं इसको भी आपको 1 मिनट के लिए समझा देता हूं, ठीक है। और इसको समझाने के लिए आपको ये पॉइंट ये है, इसको याद रखना है, I1 इज इक्वल टू म्यू R1, I2 इज इक्वल टू म्यू R2। तो मैं इसको डिराइव करा के आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट लगेगी मुझे, ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए एक एंगल ये है, मैं इसको लिख लेता हूं P Q R और S, और ये मेरा N और ये मेरा N डैश और ये O हो गया। अगर देखो मैं इसके बारे में बात करूं तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल ये सेम हो गए। अब देखो ये O है, मैं इसको लिख लेता हूं O डैश। अब आपको एंगल देखना है फ्रॉम ट्रायंगल O Q R। अगर मैं ट्रायंगल O Q R की बात करूं, O Q R की अगर मैं बात करूं तो ये एक्सटर्नल एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग एंगल डेल्टा इज इक्वल टू होगा एंगल O Q R प्लस एंगल O R Q। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू डेल्टा। और अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू होगा I1 माइनस R1। तो मैं इसको लिख लेता हूं I1 माइनस R1। और इसी तरीके से ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये भी क्या होगा I2 माइनस R2, तो प्लस I2 माइनस R2। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू हो गया मेरा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। यहां तक आई विश आपको समझ आ गया होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि I1 इज इक्वल टू आया था म्यू R1 और I2 इज इक्वल टू आया था म्यू R2। अभी अभी बता चुका हूं, और स्नेल्स लॉ का यूज करके हमने इसको निकाल लिया था। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस R1 माइनस R2, और इसमें से म्यू आ गया कॉमन, और ये म्यू माइनस 1 यहां आ गया, और ये R1 R2 यहां भी है और यहां भी है, तो ये आ गया R1 प्लस R2। ये प्लस है भाई, सॉरी माइनस नहीं है। तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आ गया यहां तक। बट मैंने एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला भी आपको बताया, म्यू इज इक्वल टू म्यू सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो मतलब R1 प्लस R2 मस्ट बी इक्वल टू ए। अब मुझे वही प्रूव करना है। तो देखिए मैं कैसे प्रूव करूंगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए को कैसे प्रूव करूंगा। देखिए देखो अगर आप देख पा रहे हो तो ये पूरा एंगल जो है ये वाला, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल भी 90 डिग्री है, और ये पूरा जो है ये O Q O। तो मैं लिख लेता हूं फ्रॉम इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल। ये जो क्वाड्रिलेटरल है कौन सा है, O Q A R O, O Q A R O। इसमें ये जो एंगल Q और एंगल R जो है ये दोनों 90 डिग्री, और हमें ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। अब क्योंकि ये और ये एंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब एंगल O प्लस एंगल A, एंगल O प्लस एंगल A, और इसको खाली में इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, O प्लस A मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, फ्रॉम ट्रायंगल ORQ, ORQ की अगर मैं बात करूं, ORQ ट्रायंगल की बात करूं, तो एंगल O प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दीज बोथ आर सेम।
ये भी 180 डिग्री है, O प्लस A, और एंगल O R1 और R2 ये भी कितना है, ये तीनों ये भी हो गए हमारे 180 डिग्री। अब क्योंकि ये 180 डिग्री तो दोनों को इक्वल रख लेता हूं, तो इससे तो ये कट जाएगा और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हो जाएगा चिल्ड्रन हमारा A। तो वहीं से ही बन गया हमारा डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला का डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब मैं इसको मिटा देता हूं और फर्दर मूव करता हूं, और आपको एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया है कि भाई एंगल ऑफ डेविएशन जो हो गया ये म्यू माइनस 1 इंटू ए हो गया। यहां तक तो ओके था। अब देखिए हम आगे चलते हैं, और आगे जब चलते हैं तो थोड़ा सा मैं और बताता हूं। तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आ गया म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब देखिए क्या होता है, अगर मैं बात करूं, एक साइंटिस्ट हुए हमारे कॉची, CAUCHY, कॉची ने क्या बताया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये मटेरियल का फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है जो इंसिडेंट हमारी रे है उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। वो कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू a प्लस बीटा अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस c अपॉन लैम्डा टू द पावर 3 एंड सो ऑन। ये बहुत हायर टर्म्स होती हैं, सॉरी लो वैल्यूज होती है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू बहुत लो होती है, इसकी पावर और 3, तो हम इनको नेग्लेक्ट कर देते। तो हमारा सिंपली अगर आप देखें तो कोचीज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो हमारा क्या है प्रिज्म, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हर कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है, तो क्या होगा, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हर कलर के लिए अलग अलग होगी अकॉर्डिंग टू कोची। अब आप एक बात बताइए, मान के चलिए अगर मैं, तो यहां पे अगर हम देख पा रहे हो कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 2। अब देखिए यहां पे, अब जो डेल्टा है वो म्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डेल्टा म्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहां ध्यान से देखना, अब क्योंकि ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब एक रे, मान के चलिए ये व्हाइट लाइट है और ये इस मटेरियल के अंदर से पास आउट हो रही है, तो सीन कैसा होगा अब वो समझते हैं। देखिए जब एक व्हाइट लाइट इसके अंदर से पास हो रही है तो हर लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर लाइट का वेवलेंथ अलग अलग होता है, तो सबका वेवलेंथ अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। और क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर ईच रे, सो एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे जो डेल्टा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसका एंगल ऑफ डेविएशन उतना ज्यादा होगा, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी एंगल ऑफ डेविएशन उतना कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप यहां ध्यान से देखिए, मान के चलिए एक व्हाइट रे इसके अंदर से जा रही है, ठीक है। अब जब ये व्हाइट रे इसके अंदर से जा रही है तो व्हाइट रे के मतलब क्या होगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 कलर्स। तो व्हाइट रे जब इसके अंदर से जा रही है तो देखिए यहां पे अब होगा क्या इसके साथ, ये ऐसे जाती है, ऑलराइट। तो इसके अंदर होगा क्या कि हर कलर की लाइट अपने अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन पे रिफ्रैक्ट होगी, और जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा उतना कम होगा, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। तो अब आप खुद जानते हैं कि वॉयलेट जो लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसका एंगल ऑफ डेविएशन उतना ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, तो ये ऐसे हमें एक पैटर्न मिलेगा पूरा विबग्योर। और क्योंकि जो हमारी रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसका एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो सबसे कम होगा। तो रेड कलर सबसे ऊपर होगा और वायलेट कलर सबसे नीचे होगा। तो VIBGYOR। और ये ऐसा क्यों होगा ये मैं बता चुका हूं, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, सॉरी ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, and refractive index is inversely proportional to lambda square according to Cauchy's theorem. Alright,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, और इससे ये बात प्रूव हो जाती है। तो जब हमारी व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, व्हाट विल हैपन, बिकॉज ईच कलर हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वेवलेंथ, बट हमें ये पता है कि जब कोई रे, हमारी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो दो चीजें चेंज होती है और दो चीजें चेंज नहीं होती है। क्या चीज चेंज होती है, ध्यान रखना, जो चेंज होती है वो होती है हमारी नंबर 1 स्पीड, लाइट की स्पीड हर मीडियम में अलग अलग होगी। नंबर 2 वेवलेंथ, वेवलेंथ भी हर मीडियम में अलग अलग होगी। नो चेंज, जिस चीज में बदलाव नहीं आता है वो कौन कौन सी है, नंबर वन है फेज, फेज में कोई बदलाव नहीं आता है। नंबर 2 फ्रीक्वेंसी, इसीलिए फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द फंडामेंटल नेचर ऑफ ए वेव। एक वेव का फंडामेंटल नेचर होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो यहां तक हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब देखिए इसी के बेसिस पे मैं आपको एक टॉपिक और कराता हूं। देखिए मान के चलिए, अब आप यहां ध्यान से देखना, मान के चलिए एक यहां पे डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, और यहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है ऐसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है और वो भी कौन सी आ रही है, व्हाइट आ रही है। अब ध्यान से देखना, अब क्योंकि ये व्हाइट आ रही है तो अब ये कहां मिलेंगी, आप सबको पता है फोकस पे मिलेंगी, आप सबको पता है फोकस पे मिलेंगी। अब ध्यान से देखना क्या होता है कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं कि 1 अपॉन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यहां तक भी ठीक है। और अभी भी मैं बता चुका हूं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट है तो उसके अंदर कितने कलर हैं, 7 कलर है, तो हर कलर के लिए फोकल लेंथ भी अलग अलग होगी, और जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी फोकल लेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां पे 7 कलर्स की बात करूं तो जो सबसे दूर फोकस बनेगा, ठीक है, इसका मतलब ये भी प्रूव हो जाता है कि फोकस जो फोकल लेंथ लिखते हैं ना वो एक्चुअली एवरेज होता है सारे 7 कलर्स का, ठीक है। फोकल लेंथ जो होती है, जो हम लिखते हैं ना कि फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज इक्वल टू दिस, फोकल लेंथ बेसिकली क्या होता है, जो इंसिडेंट रे होता है उसके नेचर, उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। फोकल लेंथ जो है फिक्स नहीं है। मतलब अगर आप सीयूईटी का एग्जाम देते हैं और वो एक क्वेश्चन आ जाता है, कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फोकल लेंथ जो होती है वो हर कलर के लिए 3-4 वो क्वेश्चन देगा कि हर कलर के लिए सेम होती है, हर कलर के लिए अलग अलग होती है, कुछ भी ऐसा रखा है, और फिर वो उसमें कुछ क्वेश्चन देगा या असम्पशन रीजन का क्वेश्चन भी दे देगा। तो आपको याद रखना है फोकल लेंथ रेड कलर की, क्योंकि फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी ऑब्वियसली बात है फोकल लेंथ, तो रेड कलर के लिए फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगी और वायलेट कलर के लिए फोकल लेंथ सबसे कम होगी, और इन सारों के बीच में ही हमारे बाकी कलर आएंगे, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ जो होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती है, बट हम फिक्स इसलिए लेते हैं क्योंकि हम व्हाइट लाइट के लिए लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जितना भी ये यहां से यहां तक जो भी फोकल लेंथ है सभी का एवरेज इसकी फोकल लेंथ बन जाता है। बट फोकल लेंथ इज नॉट ए कांस्टेंट फिनोमेना, इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। अब हम फर्दर मूव करते हैं और इसके बारे में प्रिज्म को ही आगे पढ़ते हैं। तो प्रिज्म यहां तक हो गया था, प्रिज्म का फॉर्मूला आ गया था। देखिए प्रिज्म का फॉर्मूला आ गया था म्यू इज इक्वल टू, सॉरी प्रिज्म की मैं बात करूं तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आ गया था म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं और अब यहाँ पे एक अलग कॉन्सेप्ट और समझते हैं, ठीक है। और वो अगर अलग कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो मान के चलिए ये हमारी इंसिडेंट रे और ये यहां से ऐसे रिफ्रैक्ट होके यहां से चली जाती है। ये एंगल है I1 और ये एंगल है हमारा I2। अगर मैं यहां पे एक मिरर लगा दूं तो ये इसको वापस रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट करेगी तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा I2
और एंगल ऑफ इमरजेंस बन जाएगा I1। इससे एक बात प्रूव होती है कि अगर मैं यहां पे देखूं तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया डेल्टा। अगर मैं मान के चलिए ये 30 डिग्री है और मैं इसको ले लेता हूं 60 डिग्री, अगर आप नोट करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ मिरर लगा दिया तो जब ये वापस जाएगी तो इसी रास्ते को फॉलो करेगी। अब जब ये इसी रास्ते को फॉलो करे तो मैं एक चीज नोटिस करता हूं कि दो अलग अलग, आई रिपीट, दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए कॉमन क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। क्यों? अगर मैं इस एंगल को यहाँ 60 डिग्री कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली 30 डिग्री हो जाएगा। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए कॉमन क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो ध्यान से देखना, मैं ये कह रहा हूं कि ग्राउंड है, ग्राउंड से सेम लेवल पे जो है मुझे आना है, तो या तो मैं मैक्सिमम को टच करके आऊंगा या मिनिमम को टच करके आऊंगा। मैक्सिमम का मतलब ऐसे मैक्सिमम हाइट तक गया और फिर वापस आ गया, और या फिर ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आ गया। तो जब कोई चीज अपने आप को रिपीट कर रही हो, मतलब डेल्टा, सेम डेल्टा अलग अलग आई के लिए, अगर एक बार मैं आई ले रहा हूं 30, एक बार ले रहा हूं 60, तो डेल्टा इसमें सेम होगा। तो ये क्या है, ये ऐसा ग्राफ फॉलो करती है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ। अब जब कोई चीज अपने मैक्सिमम या मिनिमम को टच करके आ रही है तो मतलब कोई ऐसी वैल्यू होगी यहां पे इसको बोलते हैं इसका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब एक ऐसा एंगल जहां I1 और I2 दोनों सेम हो जाते हैं और ये जो बीम ऑफ लाइट है ये बेस के पैरेलल हो जाती है, तो ये जो एंगल होता है इसको तब बुलाते हैं हम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में आपको बस ये ध्यान रखना है, ये ग्राफ है, इसको याद रखना है, इसका ग्राफ ऐसा आता है। और दूसरा क्या याद रखना है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है हमारा डेल्टा है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एट डेल्टा एम, अगर डेल्टा एम मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पे I1 बिकम्स इक्वल टू I2, R1 बिकम्स इक्वल टू R2। आपको ये बात ध्यान रखनी है, I1 बिकम इक्वल टू I2 एंड R1 बिकम्स इक्वल टू R2। अब मैं बात करता हूं और फर्दर मूव करता हूं। आप याद करो, क्या याद करना है आपको कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, तो A था। अब क्योंकि R1 और R2 क्या है, दोनों सेम है, तो मैं इसको लिख लेता हूं I1 I2 और ये, तो ये हमारा हो गया 2R इज इक्वल टू A और R इज इक्वल टू A बाई 2। मैं पहले प्रूव कर चुका हूं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। ठीक है, अब मैं आगे फर्दर मूव करता हूं। हमें पता है, क्या पता है, देखिए याद कीजिए, हमने निकाला था डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू तो हो गया है। और जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है तो R1 और R2 सेम हो जाते हैं और I1 I2 भी सेम हो जाते हैं। तो डेल्टा M इज इक्वल टू क्या हो गया, 2I माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, तो A है, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो 2I इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा M प्लस A एंड I इज इक्वल टू डेल्टा M प्लस A बाई 2। तो म्यू इज इक्वल टू हमारा हो गया साइन डेल्टा M प्लस A बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रिज्म फॉर्मूला। इसी को हम प्रिज्म फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि आपको प्रिज्म सारा समझ में आ गया होगा। आप इसको पॉज करके भी पूरी वीडियो को रिपीट करके एक दो बार देखेंगे तो आपको और अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं, रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू ए इक्विलैटरल प्रिज्म और फ्रॉम अंडरगोज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन जब भी आपको न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये वो बोल क्या रहा है, पहले उसकी लिस्ट बनानी चाहिए। वो पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म। देखिए आपको याद रखना है कि स्पीड क्या होती है, आप स्पीड का वैल्यू निकाल सकते हैं म्यू से, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू, याद कीजिए, म्यू इज इक्वल टू होता है हमारा V1 अपॉन V2। आपको ये याद रखना है, V1 अपॉन V2 मतलब एक मीडियम 2 है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट। अब ये यहाँ पे एयर भी हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसका, प्रिज्म जिसका बना हुआ है, तो इसे इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट C होती है अपॉन Vg। तो ये यही पूछ रहा है कि प्रिज्म के अंदर स्पीड की लाइट। अब उसके लिए आपको म्यू चाहिए, ठीक है। अब याद करो, अभी अभी मैंने कराया कि म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। तो आपको इसकी जो है टर्मिनोलॉजी जो है, एक बात को यार, ये कह रहा है इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो मतलब
इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू तो यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री, ओके। ये कह रहा है डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना, 3/4 ऑफ ए मतलब 60 डिग्री। अब ये 15 हो गया, 15 3 जा 45 डिग्री, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू तो 45 डिग्री हो गया, और ए इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, तो म्यू इज इक्वल टू मेरा आ गया साइन ए 60 प्लस 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। अब मैं इसके बारे में बात करूं तो ये हो गया हमारा साइन 60 प्लस 45 105 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, ओके। अब इसको कर देते हैं फर्दर, ये हो गया साइन 90 प्लस 15 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री, सॉरी 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, 105 डिग्री लगभग, 105 का हाफ होगा 52.5 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। आप जब इसकी वैल्यूज निकालेंगे 52.5 डिग्री, देखिए 45 की जो वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू वो 1/√2 होती है, ऑलराइट। तो मतलब ये √3/2 और 1/√2 के इन बिटवीन कहीं होगा, ठीक है। तो उससे जब आप इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो उससे म्यू की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार म्यू की वैल्यू आ जाएगी तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां पे बस सी की वैल्यू उठा के और वीजी की वैल्यू, म्यू आ गया सी इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁸, तो वीजी की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। और ये क्वेश्चन आपको जो करा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, वहां आपको साइन 52.5 की वैल्यू दी जाएगी। आपको ये याद रखना है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है कि आपको ये वैल्यूज जो है वो दी जाएंगी कि साइन 52.5 डिग्री की वैल्यू कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 3 इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल मतलब ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स ना हो सके, 3 immiscible liquids of densities d1, d2 and d3 and refractive index mu1, mu2 and mu3, where the refractive index of liquid 1 is greater than 2 and greater than and so on, this is their ascending or descending order, are put in beaker. The height of column of each liquid is h/3. A dot is made at the bottom of a liquid. Find the apparent depth of the liquid. देखिए, आपको उससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है एपरेंट डेप्थ ऑफ ए लिक्विड। एक लिक्विड की एपरेंट डेप्थ क्या होती है, ठीक है। अब हम समझते हैं। देखिए, एपरेंट लिक्विड की एपरेंट डेप्थ नहीं, मान के चलिए ये एक वाटर टैंक है और इसके बॉटम है, ये एक बॉटम है और बॉटम में कोई कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है। जब आप आमतौर पर देखते होंगे तो जो हमारा स्विमिंग पूल होता है उसकी जो डेप्थ होती है वो हमेशा जो है उसकी एक्चुअल डेप्थ से हमें कम नजर आती है, आप कभी भी देख लेना, ठीक है। सेम सीन यहाँ पे हो रहा है। मान के चलिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां से रे जाएगी, जो रे नॉर्मल टू द इंटरफेस होती है वो सीधी निकल जाती है। अब मान के चलिए ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अब यहां से ये रे ऐसे चलती है, और क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारा लिक्विड है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलिए म्यू है, और यहाँ पे हमारी जो है क्या है, एयर है, ठीक है। तो जब ये रे यहां से यहां जा रही है तो इट विल बेंड अवे द नॉर्मल। तो क्या होगा, हमारी जो आंख होती है ना, हमारी जो आई होती है, इसकी एक खास बात होती है, इसको है ना सब चीजें ऐसे लगती है कि वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल मेरे सामने है। मतलब देखिए, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इससे रे ऐसे गई, बैंड हो गई, लेकिन हमें ऐसा महसूस होगा कि ये एक्चुअली यहाँ है, ठीक है, क्योंकि हमारी आंख हमेशा सीधा ही देख सकती है, ऑब्वियसली बात है। तो हमारी आई को ऐसा महसूस होता है कि रे यहां से आ रही है, बट एक्चुअली आ यहां से रही है। अब क्योंकि आई को हमें यहां फील होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल डेप्थ तो इसकी ये है, और वो घट के क्या हो गई, हमारी आंख को ऐसा प्रतीत होता है, महसूस होता है कि इसकी डेप्थ ये है। अब यहाँ पे आपको कुछ एक चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और हम अब यहाँ पे ये जो एक्स है ये इसकी रियल डेप्थ है, और वाई इसकी क्या है, एपरेंट डेप्थ है। अब देखिए, यहां से एक रे ऐसे जाती है, जब ये रे ऐसे जाएगी तो इट विल बेंड, तो यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस,
आई। इसी तरीके से जब ये रिफ्रैक्ट होगी इसके साथ जो एंगल बना रही है ये होगा हमारा आर। और अगर आप देख पा रहे हो ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये एंगल, अब आप देखिए हमें ये लाइन हमें जो महसूस होती है वो हमें ऐसे महसूस होती है कि ये तो सीधी आ रही है, बट एक्चुअली सीधी तो आ नहीं रही है, वो तो यहाँ से आ रही है। इसीलिए हमारी आंख को ऐसा लगता है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो देखा जाए तो हमारी आई के लिए जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हमें इसकी जो डेप्थ है वो कम दिखाई देती है। अब ये एंगल, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है और ये एक क्रॉस है, तो इसको हिंदी में त्रिज्यक रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। तो ये एंगल आ रहा है तो ये भी एंगल आ रहा है, तो ये एंगल आई और ये एंगल आई हो गया, और ये एंगल आर और ये भी एंगल हमारा आर हो गया। यहां तक आई विश आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमने पढ़ा है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है। अब आपको बार बार मैं इसी बात पे इसीलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि हम जब एग्जाम में बैठते तो हमें कंफ्यूजन होता है। तो अब आपको ध्यान रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, लिक्विड का, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रेस्पेक्ट में, तो आपको कुछ नहीं करना है, साइन ऊपर एयर है तो ऊपर एयर के पास जो एंगल है वो तो हमारा आर है, तो एयर में जो एंगल है वो लिख, आपको आई और आर में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको स्नेल्स लॉ याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू साइन एंगल विद नॉर्मल आइदर इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको याद रखना है ऊपर जो है उस मीडियम में जो एंगल आपको वो लिखना है, नीचे जो है उस मीडियम में जो एंगल है वो लिखना है। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन साइन आई। आपको ये बात जो है बार बार मैं इसीलिए इसको फोर्स कर रहा हूं। अब देखिए ये साइन आई, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल आई ए बी। अगर ट्राइंगल आई ए बी की बात करूं, मतलब ये हमारा आई है, आपको याद रखना है ये हमारा आई है, आई ए बी की अगर मैं बात करूं तो ट्राइंगल आई ए बी में साइन आर इज इक्वल्स टू किसके होगा, ये साइन आर है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, हाइपोटेनियस क्या है, आई बी। इसी तरीके से ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी से मैं निकाल के लाता हूं और ये हो गया मेरा साइन आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू हमारा हो गया भैया, इसको रख दो, ये हो गया हमारा ए बी अपॉन आई बी अपॉन ए बी अपॉन ओ बी, ए बी से ए बी कट गया, ये हो गया मेरा ओ बी अपॉन आई बी। अब देखो क्या होता है कि ये जो पॉइंट बी होता है ना, ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर जाके इसको ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि बहुत दूर जाके ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि टी आई आर हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था टी आई आर में कि जैसे जैसे ये एंगल आप बढ़ाओगे ये एंगल उतना बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये एंगल ऐसे, ये जो इमर्जेंट रे है अलोंग द इंटरफेस चली जाएगी, ये बिल्कुल ऐसे चली जाएगी, और उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। वो हम कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं वाटर टैंक को ऑब्जर्व करूंगा तो वो दूर से ऑब्जर्व नहीं करूंगा, उसके बिल्कुल नजदीक खड़े होकर ऑब्जर्व करूंगा। तो इसका मतलब पॉइंट ए और बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब मैं कह रहा हूं कि पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। पॉइंट ए और बी क्या है, एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है, और क्योंकि ये बहुत ही क्लोज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओ बी है, ओ बी, तो म्यू इज इक्वल टू जो ओ बी है इसको मैं लिख लेता हूं ओ ए, और जो आई बी है इसको लिख लेता हूं मैं आई ए। अब देखो आई ए इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ है, ओ ए इज इक्वल टू रियल डेप्थ है, तो ये क्या होगी आई ए ओ ए इज इक्वल टू क्या है एक्स, रियल डेप्थ, अपॉन आई ए इज इक्वल टू क्या है एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ y इज इक्वल टू क्या होगा x अपॉन म्यू, एंड दिस इज द आंसर। देखिए ऑब्जेक्ट, देखिए ये रियल डेप्थ है और म्यू की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है, और जब किसी भी वैल्यू को हम म्यू की वैल्यू डेंसर मीडियम की रेयर के कंपैरिजन में हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, और जब भी हम किसी वैल्यू को ग्रेटर देन 1 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कम आती है। तो इसका मतलब y की वैल्यू x से तो कम होगी, क्योंकि x को हम म्यू से डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है इसकी एपरेंट डेप्थ है, जो मतलब डेप्थ उसे फील होगी ऑब्जर्वर को, आई एम द ऑब्जर्वर, वो एक्चुअल डेप्थ से हमेशा क्या होगी कम होगी, इसीलिए वाटर टैंक जो होता है उसकी गहराई हमें कम महसूस होती है। ठीक है,
अब आगे थोड़ा सा और फर्दर मूव करते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। और लिख क्या रहा हूं, देखो आप ध्यान से देखना। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि म्यू इज इक्वल टू, या मैं ये लिख सकता हूं एपरेंट डेप्थ। एपरेंट का मतलब है आभासी, क्योंकि इसका आभासी तो हो रहा है, रियलिटी थोड़ी ना। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन डेंसिटी, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या y इज इक्वल टू एक्स अपॉन म्यू। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और आता है। क्या कॉन्सेप्ट और आता है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि मान के चलिए मैं यहां हूं, अब मैं यहां ऑब्जर्वर यहां हूं, और यहां वाटर टैंक के पास एक लड़का खड़ा हुआ है, और ये इसके सर का टॉप है, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये लड़का खड़ा हुआ है, तो अब मुझे इसकी जो हाइट होगी ना लड़के की, वो अब मुझे उसकी रियल हाइट से ज्यादा दिखाई देगी। क्यों? आप ध्यान से सुनना। जब मैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो इसकी जो डेप्थ है वो घटी हुई दिखाई देगी। इसी तरीके से जब मैं डेंसर मीडियम से रेयर, अब मैं खुद यहां आ गया हूं और रेयर मीडियम में ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो अब क्या होगा, मुझे हाइट जो है वो बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो अगर मैं बात करूं, ये फॉर्मूला कब लगेगा? ऑब्जर्वर इन रेयरर मीडियम। जब ऑब्जर्वर रेयरर मीडियम में और ऑब्जर्व कर रहा है डेंसर मीडियम को, तो डेप्थ जो है वो डिक्रीज होगी। इसी तरीके से व्हेन ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, अगर डेंसर मीडियम में है, ठीक है, तो हाइट जो होगी, एपरेंट हाइट जो होगी, वो रियल हाइट से ज्यादा होगी। तो एपरेंट हाइट जो होगी y इज इक्वल टू होगी रियल डेप्थ इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको ये याद रखना है, ठीक है। जब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में, तो उसको जो उसकी डेप्थ दिखाई देगी, इट विल बी लेस देन द रियल डेप्थ, ठीक है। इसीलिए हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स अपॉन म्यू, क्योंकि ये डिक्रीज हो जाती है। तो एपरेंट डेप्थ इज लेस देन द, इसका उल्टा इमेजिन करिए। तो अब मैं यहाँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक यहाँ लड़का खड़ा हुआ है, तो उसकी जो हाइट होगी ना, वो एक्चुअल हाइट से मुझे बड़ी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अब ऑब्जर्वर खुद डेंसर मीडियम में और ऑब्जर्व कर रहा है रेयरर मीडियम में। तो अब जब हाइट बढ़ी हुई दिखाई देगी, तो उसकी जो एपरेंट हाइट होगी, दैट विल बी ग्रेटर देन द रियल हाइट। यहाँ पे क्या है? एपरेंट हाइट इज लेस देन द रियल हाइट, यहाँ पे एपरेंट हाइट इज ग्रेटर देन द रियल हाइट, सॉरी एपरेंट हाइट इज ग्रेटर देन द रियल हाइट। तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू म्यू। अब म्यू ग्रेटर देन 1 है। जब हम किसी संख्या जो एक से बड़ी संख्या हो, उससे जब किसी दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू बढ़ जाती है, डिवाइड करते हैं तो घट जाती है। यहाँ पे क्या है? x अपॉन म्यू है, तो मतलब y की वैल्यू x से कम है। यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स इंटू म्यू। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। अब आपको जब कॉन्सेप्ट समझ, ये क्या कह रहा है कि ये हमारे पास 3 लिक्विड है, एक लिक्विड ये है, एक लिक्विड ये है, और एक लिक्विड ये है। ऐसे 3 लिक्विड ऐसे रखे हुए, ठीक है। इसकी जो टोटल हाइट है वो हमारी h है। तो मतलब ये कितना हुआ? h/3, ये हुआ h/3, और ये हुआ h/, ठीक है। अब यहां बॉटम में एक डॉट है और एक व्यक्ति है जो यहां से ऑब्जर्व कर रहा है। अब आप ध्यान से देखना, जब ये व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है, तो अब मैं इसकी जो एपरेंट डेप्थ है उसको निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो आप इस मीडियम के रेस्पेक्ट में लीजिए, इसके लीजिए और इसके लीजिए, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए क्या एपरेंट डेप्थ होगी वो निकालो, इसके लिए क्या एपरेंट डेप्थ होगी वो निकालो, और इसके लिए क्या होगी वो निकालो, और तीनों को जोड़ देंगे। तो हमने अभी एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला पढ़ा था। इसकी एक्चुअल हाइट कितनी है? क्योंकि ये बॉटम में, तो एक्चुअल डेप्थ कितनी है? h/3। तो अब मैं इसके बारे में बात करूं, तो x1 इज इक्वल टू क्या होगा? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रियल डेप्थ कितनी है? h/3 अपॉन म्यू। x2 इज इक्वल टू कितना होगा? h/3 μ2, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है और इसका μ3 है। ऐसे ही x3 इज इक्वल टू h/3 μ3। तो इसकी अब एपरेंट डेप्थ कितनी होगी? तो टोटल एपरेंट डेप्थ आ गई हमारी
x1 प्लस x2 प्लस x3 h/3 मैं बाहर ले लेता हूं और ये मेरा बन गया 1/μ1 प्लस 1/μ2 प्लस 1/μ3. This is the apparent depth of the dot which is at the bottom of the most denser medium. आप यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे ऑर्डर देखिए, D1 is greater than D2 is greater than D3. सॉरी D1 की डेंसिटी सबसे ज्यादा और D3 की तो वो सबसे ऊपर है D3. फिर यहाँ पे हमारी एयर आ जाती है और जो व्यक्ति है वो एयर में ही ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसको जो एपरेंट डेप्थ दिखेगी वो क्या होगी, x1 प्लस x2 h/3 1/μ1 प्लस 1/μ2 प्लस. अगर कोई यहाँ ऑब्जर्व कर रहा है और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो अब उसकी जो सिनेरियो वो डिफरेंट हो जाएगा, कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा. तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. अब हम जब अगली क्लास हमारी जो कल होगी, ठीक है, उसका लेक्चर मैं कल अपलोड करूंगा. इट विल बी कंप्लीटली द रे ऑप्टिक्स. ठीक है, सॉरी रे ऑप्टिक्स हमारा हो गया है. अगर आप इस पे और क्वेश्चंस या और क्लियरिटी चाहते हैं तो प्लीज टॉपिक वाइज मुझे कमेंट करें, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा. अब मैं बात करता हूं, इसके बाद हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में. तो वेव ऑप्टिक्स हमारा बहुत ही शानदार है, उसके ऊपर मैं मैक्सिमम क्वेश्चन लेके आऊंगा और मैक्सिमम आपको कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कराने का प्रयास करूंगा. थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल से अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like the channel and press the bell icon so that you get the notification on the time whenever I upload the video. इस सेशन के बाद जैसे ही आपके एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं मैं CUET सेशन लेके आऊंगा और शानदार बोर्ड्स पे लेके आऊंगा और हार्ड वर्क करूंगा एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. एंड उसके बाद हम 12th को शुरू करेंगे, 11th को भी मैं जुलाई से शुरू करने जा रहा हूँ. ठीक है, आई वॉन्ट द सपोर्ट ऑफ यू ऑल ऑफ यू. आई विश कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच. हैव ए गुड डे.